एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्कोनिटम ने प्लस कवर करने वाले हैं एलेंस की नोट से। तो सबसे पहले इसका जो कॉमन नेम होता है वो मॉन्क्सवुड होता है और रेनलकुलेसी फैमिली को ये बिलोंग करती है। तो ये ना एक एक्यूट रेमेडी है। हमें इसको क्रोनिक केसेस में बहुत रेयरली ही यूज़ करते हैं, जब हमें लग रहा है कि भाई सब कॉन्स्टिट्यूशन मेंटल जनरल्स बहुत सारा जब अच्छी टोटलिटी बैठ रही है बहुत अच्छी, तभी हम क्रोनिक केस में देते हैं और रेयरली देते हैं, वरना तो हम इसको एक्यूट केसेस में ही यूज़ करते हैं। ये एक्यूट रेमेडी है। अब इसका रीज़न है क्यों हम इसे केवल एक्यूट केसेस में यूज़ करते हैं और क्रोनिक केस में हम इसको नहीं देते, क्योंकि सेरेब्रोस्पाइनल पैरालिसिस कॉज करती है। ठीक है, ये सेरेब्रोस्पाइनल पैरालिसिस कॉज करेगी। वासोमोटर पैरालिसिस कॉज करती है सर्कुलेशन में। मतलब वासोमोटर पैरालिसिस ये जो हमारा हार्ट सर्कुलेट कर रहा है ब्लड को, ठीक है, उसको करने से रोकेगी। इनहिबिटरी पैरालिसिस ऑफ हार्ट करेगी। मतलब जैसे एक होता है कंप्लीट पैरालिसिस की हार्ट पूरे तरीके से काम करना रुक गया, बट हार्ट पार्शियली काम करना रुक जाएगा। ठीक है, उसको दिक्कत होगी अपना काम करने में, तो हम इसको हार्ट अटैक में यूज़ कर सकते हैं। कोई एक्यूट हार्ट डिजीज़ हो गई उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट हम इसको क्रॉनिक केस में देने से बचते हैं। दूसरा, ये ब्लड प्रेशर लेसेंड कर देती है, कम कर देती है, पल्स रेट बढ़ा देती है। तो ये चीज़ें हमें इस मेडिसिन में देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, इज़ जनरली इंडिकेटेड इन अक्यूट और रीसेंट केसेस। तो हम इसे अक्यूट और रीसेंट केसेस में यूज़ करते हैं, अकरिंग इन यंग पर्सन। और देखिए, ये जो होती है ना, जो सिकली लोग होते हैं, जो बीमार पड़ रहते हैं, उनके लिए नहीं होती है ज़्यादातर। जो यंग लोग होते हैं ना, जिनका फेस प्लेथोरिक होता है, प्लेथोरिक मतलब स्पेशली गर्ल्स ऑफ अ फुल प्लेथोरिक हैबिटेट, ऐसी लड़कियां जिनका प्लेथोरिक चेहरा लाल होगा। लाल क्यों होगा? क्योंकि उनकी बॉडी में अच्छा खासा ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, गुड ब्लड का सर्कुलेशन है, उनका चेहरा लाल हो जाता है। उन लड़कियों को हम देते हैं, ठीक है, या उन पर्सन्स को हम देते हैं। हु लीड ए सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिनका लाइफस्टाइल तो सेडेंट्री होता है। ठीक है, ऐसे लोग जो कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस से जल्दी बीमार हो जाते हैं। मतलब इन द सेंस कि पर्सन को आज दिन में उसको हवा लगी, ठीक है, ठंडी ठंडी हवा से उसका एक्सपोजर हुआ, और रात में उसको तेज़ तरार वाला कोराइज़ा हो गया। ठीक है, उसको रात में ही असर देखने को मिल गया। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये ईजिली अफेक्ट हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक चेंजेस के लिए। ठीक है, उसके बाद इन पर्सन की डार्क हेयर होते हैं और आइज़ होती हैं, और ये अच्छे खासे इनकी जो मस्कुलर फाइबर होती हैं वो अच्छा रिजिड होती हैं। ठीक है, रफ टफ पर्सन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मेंटल जनरल्स की बात करते हैं। तो जो इसका की पॉइंट है वो ये कि ये ग्रेट फियर और एंजाइटी के लिए मेडिसिन है। मतलब इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा फियर रहेगा, ग्रेट फियर रहेगा, एंजाइटी रहेगी, माइंड की बहुत गहन चिंता रहेगी। पर्सन बहुत ज़्यादा नर्वस होगा, एक्साइटेबिलिटी देखने को मिलेगी, बहुत नर्वस रहेगा, एक्साइटेबल रहेगा और बाहर जाने से डरता है। एफ्रेड टू गो आउट, गो इनटू अ क्राउड, बाहर जाने से डरेगा, भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से डरेगा। वेयर देयर इज़ एन एक्साइटमेंट और मैनी पीपल, ऐसी जगह जहाँ पर लोग गैदर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठा हैं, उन लोगों से मिलने से ये डरता है। ठीक है, स्ट्रीट, रोड क्रॉस करने से भी, टू क्रॉस स्ट्रीट, रोड क्रॉस करने से भी ये पर्सन डरेगा। द काउंटेनेंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर, इसका जो फेस है ना, उस पर आपको एक डर देखने को मिलता है। द लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाय फियर, इसकी जो लाइफ है वो बहुत दुखी हो जाती है फियर की वजह से। इसकी लाइफ में इतना फियर भरा पड़ा है कि ये पर्सन मेलनकोलिक हो जाता है। ग्रेट सैडनेस होती है इसमें। क्या होती है इसमें? ग्रेट सैडनेस होती है फियर की वजह से। ठीक है, इज श्योर हिज डिजीज विल प्रूव फैटल, इसे ऐसा लगता है यार इसे जो भी डिजीज़ है वो इसकी जान ले लेगी, ये मरने वाला है। प्रेडिक्ट्स द डे ही विल डाई, और बोलता है यार मेरी डिजीज़, मुझे नहीं लगता अब मैं बचूंगा और मैं मर जाऊंगा। ठीक है, इसे ऐसा लगता है मैं मरने वाला हूँ। और
फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसी लेडीज़ जिन्हें डर लगता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर उनकी डेथ हो जाएगी, ड्यूरिंग डिलीवरी उनकी डेथ हो जाएगी, ऐसी या फिर उस प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान, जेस्टेशन पीरियड के दौरान उन महिलाओं की डेथ हो जाएगी, उनको हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। उसके बाद रेस्टलेस, एंक्शियस, डज एवरीथिंग इन अ ग्रेट हेस्ट, मस्ट चेंज पोजीशन often, एवरीथिंग startles him। तो हमें देखने को मिलता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन है, रेस्टलेस है, चिंताजनक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें चिंता है, चिंता भरी पड़ी है। डज एवरीथिंग इन ग्रेट हेज, बहुत बहुत हड़बड़ाहट में चीज़ों को करता है, अपनी पोजीशन को बदलता रहेगा। तो हमें एक चीज़ देखनी है कि ये मेडिसिन जो है ये ग्रेट मेडिसिन है फॉर रेस्टलेसनेस। ये ट्रियोस ऑफ रेस्टलेसनेस में भी आती है। किस में आती है ये? जो नैश सर ने जो ट्रियो बनाया था कि 3 मेडिसिन होती हैं एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो ये ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस में शामिल है, अलॉन्ग विद रस्टॉक्स जो होती है वो शामिल होती है, ये एकोनाइट खुद शामिल है और ये आर्सेनिक भी शामिल है। तो एकोनाइट हम देखते हैं कि एकोनाइट क्या कॉमन नेम होता है। एकोनाइट का जो हम हिंदी में कॉमन नेम देखेंगे ना, तो एकोनाइट मीठा जहर बोलते हैं। तो ये मीठा जहर होता है, ठीक है, तभी हम इसको क्रॉनिक केसेस में नहीं दे सकते, इसको हम एक्यूट केसेस में ही देंगे क्योंकि ये जहर से बना होता है, मीठा जहर। और आर्सेनिक स्लो पॉइजन होता है, तो उसको हम दे सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्रॉनिक केस में दे सकते हैं बिकॉज इट्स अ स्लो पॉइजन। बट ये तो मीठा जहर है, इसको हम एक्यूट केसेस में ही रेफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि पर्सन जो है उसमें रेस्टलेसनेस है, एंक्शियस है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो भी चीज़ करता है बहुत हड़बड़ाहट में करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है और हर चीज़ मतलब उसको स्टार्टल कर देती है, वो हर चीज़ पे थोड़ा सा बौखला जाता है, ठीक है। उसके बाद हैनीमैन सर बोलते हैं कि whenever aconite is chosen homeopathically you must above all observe the moral symptom। मतलब जब भी आप एकोनाइट को चूज करते हो, ठीक है, आपने सोचा कि यार एकोनाइट इस पर्सन को दे देते हैं, सूट कर रही है, बट आपको सबसे पहले उसके मॉरल मेंटल सिम्टम्स को केयरफुली ऑब्जर्व करना है एंड बी केयरफुल डैट इट क्लोजली रिजेंबल देम। और बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, ये मीठा जहर है, आपको सावधान रहना है कि जो उसके मॉरल सिम्टम्स होंगे वो उनसे क्लोज रिजेंबल करे। बिकॉज अगर आप ये मेडिसिन देते हो, ठीक है, अगर आपने इसकी ज़्यादा डोज दे दी तो पर्सन को नुकसान हो सकता है, ठीक है, पर्सन को नुकसान हो सकता है। बट अगर इसकी टोटलिटी मैच कर गई तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगी। तो आपको केयरफुली मेंटल सिम्टम्स को सिलेक्ट करना है। द एंग्विश ऑफ माइंड एंड द बॉडी, जो इसमें दर्द भरा है, इसके माइंड में जो दर्द है, बॉडी में जो दर्द भरा हुआ है, ठीक है, उसको आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जो डर की वजह से जो इसके बॉडी में दर्द है, जो इस बेचारा बहुत इमोशनली दर्द में है, ठीक है, जो रेस्टलेसनेस है इस पेशेंट की, वो आपको नोटिस करनी है। द डिस्क्वाइट नॉट टू बी एलेट, तो आप इसको ऐसे ही नहीं दे सकते हो, आपको मॉरल इसके मेंटल सिम्टम्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, टोटलिटी ठीक से मिलानी है, केयरफुली मिलानी है, ठीक है। The mental anxiety, worry, fear accompanies the most trivial ailments, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को मेंटल एंजाइटी होती है, चिंता होती है, जो भी उसके एलिमेंट्स अभी होते हैं, मतलब जो भी पर्सन जिनसे भी अक्यूटली सफ़र कर रहा होता है, उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा फियर होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर ये पर्सन एक रूम में है, इसके उसमें क्लॉक लगी हुई है इसके रूम में, तो ये पर्सन ऐसा बोल सकता है कि जब आवर हैंड इस नंबर पे आएगा, इस पॉइंट पर आएगा, तो ये मर जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा डर और स्ट्रेस इसके दिमाग में होता है। म्यूज़िक इज़ अनबेरेबल मेक्स हर सैड, तो इसके लिए म्यूज़िक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। ये म्यूज़िक सुनता है, ये सैड हो जाता है, ठीक है, तो इसको म्यूज़िक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। फिर हम फिज़िकल जनरल्स की बात करते हैं।
कंप्लेंट्स कॉज बाय एक्सपोजर टू कोल्ड ड्राई विंड्स, ड्राई नॉर्थ वेस्ट विंड। तो हम इसके जितने भी पर्टिकुलर्स देखेंगे, हमें एक बात बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी कि पर्सन को जब भी एक्सपोजर होता है ड्राई कोल्ड विंड से, जब भी पर्सन ड्राई कोल्ड विंड्स में जाता है, ड्राई नॉर्थ विंड्स वेस्ट विंड्स में जाता है, उससे एक्सपोजर जब होता है तो पर्सन बीमार पड़ जाता है। तो ड्राई कोल्ड विंड्स की वजह से अक्सर पर्सन बीमार पड़ता है, जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी देखा कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस से पर्सन ईजिली अफेक्ट हो जाता है। ड्राई कोल्ड विंड से पर्सन ईजिली अफेक्ट हो जाएगा। और जैसे कि एक्सपोजर टू ड्रॉट्स ऑफ कोल्ड एयर व्हेन इन पर्सपिरेशन, जैसे कि ये बंदा बाहर धूप में था, ठीक है, धूप में से आने के बाद घर में आ गया, घर में आने के बाद इन्हें एसी चलाया, उसकी ठंडी हवा इसको लगी तो ये बीमार पड़ गया, ठीक है। या ये इतना सेंसिटिव होता है कि घर में आया, बाहर धूप में था, घर में आया और फुल मोड पर इन्हें पंखा चला दिया तो उससे ये बीमार पड़ सकता है, ठीक है। तो बैड इफ़ेक्ट ऑफ चेक्ड पर्सपिरेशन, मतलब क्या होता है कि कई बार पर्सन का जो पसीना है वो दबा रह जाता है, सप्रेस रह जाता है, उसकी वजह से इस पर्सन को एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। कि जैसे हमारा बाहर धूप में पसीना निकल रहा था, हमने अंदर आते ही एकदम से क्या करा कि पंखा चला दिया तो पसीना निकल नहीं पाया, वहीं सप्रेस हो गया। तो इन चीज़ों की वजह से ये पर्सन बीमार पड़ सकता है, तो हम इस मेडिसिन को प्रीफर कर सकते हैं अगर बाकी टोटलिटी मैच कर रही है, तो बाकी सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, तो टोटलिटी मैच कर रही है तो। फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस, जैसे कि कोई पर्सन है उसको अक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ, ठीक है, अक्यूट इन्फ्लेमेशन का केस है, अभी वो जो इन्फ्लेमेशन है वो बाहर ही बॉडी पर है, मतलब पूरे ऑर्गन पे ट्रांसमिट नहीं हुई है, ऑर्गन तक नहीं फैली है, अभी बस शुरू हुई है, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज है, ठीक है। तो हम उस केस में ये मेडिसिन को दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेन्स। ये जो मेडिसिन होती है, ठीक है, ये ट्रियो ऑफ पेन में भी आती है, ठीक है, ट्रियो ऑफ पेन में भी ये मेडिसिन शामिल है। तो इस पेशेंट का जो पेन होता है ये इनटॉलरेबल होता है, बिल्कुल इससे बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल पागल कर देगा इसको, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, पेन है अलॉन्ग विथ रेस्टलेसनेस, पेन तो है और बेचैनी भी है, रेस्टलेसनेस भी है। तो आपने क्या क्या देखा, आपने देखा फियर इस इंसान में बहुत मेन है, फियर तो पाया ही जाएगा। फिर आपने देखा पेन, दर्द है इस इंसान में बहुत, मतलब दर्द इसको बहुत हो रहा है, दर्द के लिए इनटॉलरेबल है, दर्द इसका मेन कैरेक्टर है। फिर आपने रेस्टलेसनेस देखी कि रेस्टलेसनेस इस इंसान में बहुत पाया जाएगा और एंजाइटी ऑफ माइंड पाई जाएगी। तो ये 4 चीज़ें इस पर्सन में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, यू कांट इग्नोर देम। उसके बाद फीमेल, और हाँ, एक 5 चीज़ें हमने ये देखी थी कि ड्राई कोल्ड, फिजिकल जर्नल में देखी थी कि ड्राई कोल्ड विंड से एक्सपोजर है तो पर्सन बहुत जल्दी बीमार पड़ेगा। ये 5 इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो एमनियोरा, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाना, ठीक है। ऐसी लड़कियां जिनमें मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाती है, कैसी, मतलब एक तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गई और कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है उनका, फेस बिल्कुल रेड, बॉडी बिल्कुल रेड रहती है, हाई सर्कुलेशन होता है, प्लेथोरिक यंग गर्ल्स हैं, ठीक है। क्यों एमनियोरा हुआ उन्हें, कोई डर है उनके मन में बैठ गया, ठीक है, कोई डर है जिसकी वजह से वो कुछ फियर हुआ उन्हें, ठीक है, कुछ डर आया उनके मन में, डर हावी हुआ जिसकी वजह से उनका मेंस्ट्रुएशन ही स्टॉप हो गया। टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंसेस, तो हम ये मेडिसिन दे सकते हैं मेंसेस जो सप्रेस हुए हैं उनको हटाने के लिए, उनको ठीक करने के लिए। फिर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखते हैं कफ क्रूप ड्राई होर्स सफोकेटिंग, इसको ऐसी बिल्कुल ड्राई वाली खांसी होगी, जैसे खराशों के साथ कोई खांसता है ना, वैसी वाली बिल्कुल खांसी होगी। लाउड रफ क्रोकिंग, ठीक है, हार्ड रिंगिंग, विस्लिंग ऑन एक्सपिरेशन, तो इसको ऐसा लगेगा इसका दम घुट रहा है, ठीक है, खांसते हुए इसको बहुत ज़्यादा घुटन सी लगेगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसेगा, ड्राई खांसी होती है ना, खराशों के साथ, आवाज़ों के साथ, वैसी खांसी इसको होगी। और जब ये सांस छोड़ेगा,
एक्सपायर कर रहा है। तो एक्सपायर करने पर इसको ऐसी अजीब सी खांसी आएगी, ठीक है। फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड्स और ड्राफ्ट ऑफ एयर, जैसे कि मैंने आपको फिजिकल जनरल्स में पॉइंट बताया था, पर्सन के जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स होंगे फिजिकल लेवल पर वो ड्राई कोल्ड विंड्स की वजह से ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन को ऐसी खांसी क्यों हो रही है, ड्राई कोल्ड विंड्स के एक्सपोजर की वजह से हो रही है, ठीक है। उसके बाद नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ऑन राइजिंग फ्रॉम अ recumbent position the red face becomes deathly pale or he becomes faintly giddy and falls and he fears to rise again, often accompanied by vanishing of sight and unconsciousness। तो क्या होगा कि पर्सन कोई पोजीशन से उठ रहा है तो उसका जो फेस होगा वो बिल्कुल पेल बन जाएगा, बिल्कुल पेल हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा कमज़ोरियत आ जाएगी पेशेंट में, बिल्कुल कमज़ोर फील करेगा, जैसे कि वो दोबारा उठ ही नहीं पाएगा। अभी वो उठ रहा है, ठीक है, उठने की कोशिश कर रहा है तो वो उठ ही नहीं पाएगा, उसे ऐसे डर लग रहा है, ठीक है। ओफन अकम्पेन्ड बाय वेनिशिंग ऑफ साइट एंड अनकॉन्शियसनेस, उसकी आंखों के, जैसे वो उठ रहा होगा उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा और वो बेहोश हो जाएगा। उठते हुए पेशेंट की आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, उसे ऐसा लगेगा यार अब तो मैं कभी उठ ही नहीं पाऊंगा और वो बेहोश हो जाएगा। कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जिनके दांत निकल रहे होते हैं तो उनमें कन्वर्जेंस हमें देखने को मिलते हैं। विद हीट जर्क्स एंड ट्विचेस ऑफ सिंगल मसल, कोई एक मसल में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, उसको बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी उसमें से और उसकी जो मसल्स है उसमें जर्क झटके से महसूस होंगे, ठीक है। चाइल्ड ग्लॉज इट्स फर्स्ट फ्रेट एंड स्क्रीम्स, बच्चा बहुत चिल्लाएगा, अपनी मुट्ठी बांध लेगा और चिल्लाएगा, ठीक है। स्किन हॉट एंड ड्राई, स्किन जो होगी उसकी बिल्कुल गर्म होगी, ड्राई होगी और पर्सन को, उस बच्चे को हाई फीवर हो जाएगा, ठीक है। स्किन कैसी है उसकी, हॉट एंड ड्राई है और पर्सन को हाई फीवर है, मुट्ठी बंधी हुई है, जर्क महसूस हो रहा है एक सिंगल मसल में, ठीक है। उसके बाद अपन फीवर की बात करते हैं तो इसकी जो फीवर होता है वो इसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, इसको ड्राई और हॉट स्किन महसूस होगी ड्यूरिंग द फीवर। हम देखने को मिलता है फेस रेड और पेल एंड रेड ऑल्टरनेटली, मतलब कुछ देर के लिए क्या हुआ, फेस रेड हो गया, फिर कुछ देर के लिए फिर पेल हो गया, तो इस तरीके से आपको रेड एंड पेल फेस ऑल्टरनेटली देखने को मिलेगा। फिर बर्निंग थ्रस्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी, मतलब इसको इतनी प्यास लगेगी कि यार इसको पानी देते जाओ, इसको प्यास नहीं बुझ रही है, इसको बहुत तगड़ी प्यास लगेगी। इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस टॉसिंग अबाउट इन एग्नी, ये क्या है कि इसको इतनी ज़्यादा रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो रही है कि ये गुस्से में अपना सिर पीट रहा है, इसको बहुत गुस्सा आएगा बेचैनी की वजह से, ये अपना सिर पीट रहा है। बिकम्स इंटॉलरेबल टूवर्ड्स इवनिंग एंड गोइंग टू स्लीप, तो इसका जो फीवर है वो इवनिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब पर्सन सोने जा रहा है तो उसका फीवर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगा, ठीक है। Aconite should never be given simply to control fever, never altered with other drugs for that purpose। देखिए, अगर आप एकोनाइट दे रहे हो ना तो आपका ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि हाँ जी फीवर हमें कम करना है तो हमने एकोनाइट दे दी, नो नेवर। आपको सबसे पहले इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मेंटल जनरल्स, आपको पहले टोटलिटी बनानी है। आप अगर श्योर हो कि हाँ पेशेंट पे एकोनाइट सूट कर रही है तो आप दो, वरना आप ऐसे नहीं कि फीवर आ रहा है, फीवर को कंट्रोल करना है तो दे दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़, अगर आप एकोनाइट दे रहे हो तो अगर आप श्योर हो कि हाँ भाई एकोनाइट इस पर्सन पे सूट कर जाएगी तो आपको कोई और ड्रग नहीं देनी है एकोनाइट के साथ। एकोनाइट विल क्योर द केस, एकोनाइट अकेले ही जो केस है वो क्योर कर देगी, कोई और मेडिसिन नहीं देनी है एकोनाइट के साथ। फिर दूसरा, अनलेस इंडिकेटेड बाय एक्साइटिंग कॉज इज नियरली ऑलवेज इंजीरियस इन फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफॉइड फीवर। अगर आपको कोई एक्साइटिंग कॉज नहीं मिल रहा, ठीक है, कोई भी आपको एक्साइटिंग कॉज नहीं मिल रहा तो आप कभी भी एकोनाइट को टाइफॉइड फीवर में नहीं दोगे, उसके फर्स्ट स्टेजेस में नहीं दोगे आप, ठीक है।
क्योंकि अगर आप देते हो टाइफाइड फीवर में तो ये नुकसान ही पहुंचाएगी, तो ये क्या करेगी, ये नुकसान ही पहुंचाएगी। तो आपको इसको टाइफाइड फीवर के फर्स्ट केस में नहीं देना है अनलेस आपको कोई एक्साइटिंग कॉज नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो ठीक है, अगर आप श्योर हो दिख रहा है केस कोई भी एक्साइटिंग कॉज तो आप दे दो। बट अगर नहीं दिख रहा तो ये नहीं कि फ़ीवर को कम करने के लिए आपने ये चीज़ दे दी, ये टाइफाइड फीवर में बहुत ज़्यादा इंजूरियस रहेगी, पर्सन को परेशान कर देगी। फिर हम बात करते हैं मॉडलिटीज़ की। तो पर्सन की जैसे अभी हमने देखा था कि इवनिंग में उसका फ़ीवर बढ़ गया था, तो बस यही है कि इवनिंग और नाइट में जो पेशेंट की दिक्कतें हैं वो बढ़ जाती हैं। पेन्स बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं के होंगे पेशेंट से। वार्म रूम में क्या हुआ कि वार्म रूम में पेशेंट को एग्रवेशन हो जाएगी, उसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बेड से उठ रहा है, हमने अभी नर्वस सिस्टम में देखा, उससे उठा नहीं जाएगा, बेहोश हो जाएगा और आंखों के सामने काला पड़ जाएगा। लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, देखो जब पर्सन अफेक्टेड साइड पे लेटेगा तो पर्सन की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बट हम ब्राइनिया में इसका उल्टा देख रहे थे कि पेशेंट को आराम मिल रहा था अफेक्टेड साइड लेटने में, बट यहाँ पर उल्टा होगा। हिपैटिकम और नक्स मोस्कटा में ये होगा कि अफेक्टेड साइड लेटने से पेशेंट को एग्रावेशन होगा। फिर एम्ब्लियोरेशन आराम कैसे मिलेगा? ओपन एयर में, जब पेशेंट खुली हवा में जाएगा तो उसको आराम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रिलेशंस हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉफ़ी है फीवर में, स्लीपलेसनेस में, इंटॉलरेंस टू पेन की कॉफ़ी में भी क्या होता है कि पेशेंट को पेन बर्दाश्त नहीं होते, ठीक है। अर्निका से कॉम्प्लीमेंट्री है ट्रॉमेटिज्म में, ठीक है। सल्फर से सभी केसेस में मिलती है, रेयरली इंडिकेटेड इन फीमर्स विच ब्रिंग आउट एन इरप्शन। तो क्या है कि हमें इस मेडिसिन को इरप्शंस वाले फीवर में नहीं देना है बिल्कुल भी। बहुत ही रेयर केसेस होंगे कि ये इंडिकेट होती हो, वरना ये इरप्शंस वाले फीवर में नहीं दी जाती है। ऐसे फीवर्स उनके साथ रैशेस हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मीसलेस टाइप फीवर्स, ठीक है। उसके बाद एकोनाइट इज़ द एक्यूट ऑफ सल्फर, जैसे सल्फर हम क्रॉनिक केस में भी दे देते हैं, ठीक है। बट एकोनाइट क्या है? एक्यूट है सल्फर का, हम एकोनाइट को एक्यूट केस में दे सकते हैं। क्योंकि देखो सल्फर और एकोनाइट के सिम्टम्स मिल रहे हैं, बट एकोनाइट हम एक्यूट केसेस में देंगे और सल्फर हम दोनों केसेस में दे सकते हैं। एंड बोथ प्रिसीड एंड फॉलो इट इन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, और हम दोनों ही मेडिसिन को एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में दे सकते हैं। सो ये हमारी एकोनाइट मेडिसिन थी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।